यूसीसी यदि कानून बन जाता है तो क्या बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार जो है यूसीसी बिल ले आती है और उसे कानून बना देती है तो वन नेशन वन लॉ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या एनडीए के नेतृत्व वाली, खासतौर से जो भाजपा जिसे लीड करती है, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के बाद यूसीसी पर बिल लाएगी और उसे कानून बना के संपूर्ण देश पर लागू करेगी। नमस्कार। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से यूसीसी पर बिल पारित किया है और इसके बाद उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया है। अब जैसे ही हस्ताक्षर होंगे वो कानून बन जाएगा। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या एनडीए के नेतृत्व वाली, खासतौर से जो भाजपा जिसे लीड करती है, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के बाद यूसीसी पर बिल लाएगी और उसे कानून बना के संपूर्ण देश पर लागू करेगी। सवाल यह भी है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और तलाक के मुद्दे पर कानून बनाए, अपराध के मामलों पे कानून बनाए, महत्वपूर्ण मुद्दों पे कानून बनाए और नकल रोकने के लिए संसद कानून बना रही है, ऐसी स्थिति में उसने यूसीसी पर कानून क्यों नहीं बनाया? उत्तराखंड सरकार ने इस पर पहल क्यों की? बहरहाल इन मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके पहले सियासी पारा एक बार फिर गर्म हो गया है। अब ये मुद्दा चर्चा में कैसे आया, क्यों आया? तो 4 फरवरी को जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी ने मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी बिल विधानसभा में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने उसे मंजूरी दी और इसके बाद जो है विधानसभा में उसे रखा गया और बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। अब इसलिए यह फिर से एक बार मामला गर्म हो गया। अब क्या होने वाला है कि जिस तरीके से यह बिल पास किया गया उसको लेकर के जो सियासी दल हैं उन्होंने समुदाय विशेष और यदि मैं कहूं कि मुसलमानों को और उनके नेताओं को भड़काने का काम शुरू कर दिया है। और यह बताया जा रहा है कि यह जो यूसीसी है, यूसीसी मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए लेके आया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह जो समान नागरिक संहिता है वो सभी धर्म, सभी नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, या कहें लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी को करने के लिए किया गया है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो समान नागरिक संहिता बेसिकली है क्या। तो समान नागरिक जो संहिता है वो पूरे देश में समान व्यवस्था प्रदान करती है। अभी क्या होता है हमारे देश में कि जो है हिंदुओं के लिए जो है अलग विवाह के कानून बने हुए हैं, उत्तराधिकार संबंधी जो है कानून बना हुआ है, 1955 का जो है कानून बना हुआ है हिंदुओं के विवाह का, और इसी तरह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना हुआ है। और मुसलमानों के लिए जो है उनका जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, कानून बोर्ड है, उसके अनुसार उनके जो विवाह के और उत्तराधिकार के मामले हैं वो जो है ट्रीट किए जाते हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए अलग व्यवस्था बनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि देश एक है लेकिन कानून एक ही व्यवस्था के लिए अनेक है। तो ऐसी स्थिति में जो ये स्थिति अभी बनी हुई है उसको खत्म करने के लिए और एक समान कानून देने के उद्देश्य से जो है ये कानून लाया गया है उत्तराखंड में। अब
जो हमारे देश का संविधान है, जब संविधान बनाया गया तो उसके बाद संविधान में तो नहीं लेकिन बाद में संशोधन करने के पश्चात नीति निर्देशक तत्व संविधान में जोड़े गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़े गए। उसमें आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 कहता है कि जो संविधान के निर्माताओं, जो देश के संचालक यानी सरकार है, वो आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता यानी देश के लोगों को समान कानून देने का प्रयास करेगा। तो ये उसी के तहत वही निर्देश देता है कि देश में इस कानून की जरूरत को पैदा करता है। और देखिए एक चीज और है कि वर्तमान में क्या स्थिति है हमारे देश में। हमारे देश में स्थिति यह है कि यदि कोई पुरुष अपराध करता है, महिला अपराध करती है, तो एक ही कानून के तहत, एक ही जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसी के तहत उस पे धाराएं दर्ज होती हैं और उस पे जो है आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है। वोट डालने का अधिकार महिला पुरुष किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, सबको समान मिला हुआ है, सबको यह अधिकार दिया गया है। लेकिन जब हम विवाह की बात करते हैं, उत्तराधिकार की बात करते हैं, जब हम जो है और सुविधाओं की बात करते हैं, जो बहू बेटियां हैं, माताएं हैं देश की, तो उनके साथ जबरदस्त तरीके से लैंगिक विभेद यानी जेंडर इनइक्वालिटी की बात की जाती है। इस असमानता को जो दूर करने का उद्देश्य है वो यूसीसी में निहित है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूसीसी यदि कानून बन जाता है तो क्या बदलाव हो जाएगा। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं खाली उत्तराखंड की, प्रदेश विशेष पर वो यूसीसी लागू होता है यदि वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार जो है यूसीसी बिल ले आती है और उसे कानून बना देती है तो वन नेशन वन लॉ हो जाएगा, यानी संपूर्ण राष्ट्र में एक कानून लागू हो जाएगा। अभी जिस तरीके से जो है मुसलमानों और हिंदुओं में विवाह की आयु को लेकर के जो है समानता नहीं है, असमानता है, वो असमानता खत्म हो जाएगी। और जो भी यूसीसी कानून के तहत लड़की और लड़के दोनों की आयु तय होगी, उसी आयु में विवाह की अनुमति होगी। इसी तरीके से बहु विवाह की जो कुप्रथा है कि अनेक विवाह कर सकते हैं, वो भी समाप्त हो जाएगा। वो भी समान रूप से किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो और वो उसे अधिकार मिल जाएगा। संपत्ति पर अधिकार की बात है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो है ये काम जो खास तौर से हिंदू समुदाय की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन्हें संपत्ति पे उत्तराधिकार दे दिया गया है, बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन अभी मुसलमान जो समुदाय है उसमें ये अधिकार स्पष्ट तौर पे नहीं दिया हुआ। मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से चीजें चलती हैं, तो वो चीज समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से जो लिव इन रिलेशन संबंधी एक हमारे समाज में एक नई प्रथा शुरू हुई है। लिव इन रिलेशन के दौरान पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनको भी अधिकार मिल जाएगा। जैसे अभी इलीगल उनको माना जाता है तो उसको लीगल मान लिया जाएगा और उनको भी अधिकार मिल जाएंगे। तो ये बहुत सारे बदलाव इसके बाद हो जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण चीज है वो है पुनर्विवाह। जो पुनर्विवाह की बात है वो भी जो है समान रूप से अधिकार सभी को मिलेंगे। तलाक पे पहले ही कानून बन चुका है, लेकिन तलाक का भी स्त्री पुरुष को समान अधिकार मिलेगा। और जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो ये है कि जिस तरीके से हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उस जनसंख्या विस्फोट पर भी प्रतिबंध लग जाएगा, अंकुश लग जाएगा। हमने देखा कि किस तरीके से हमने जो विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है चीन को भी हमने आबादी में पीछे छोड़ दिया। तो ये यूसीसी कानून लागू होने के बाद इस पर अंकुश लगने की पूरी संभावना है। अब हमने देखा कि समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी को लेकर के समान अधिकारों को लेकर के अपनी टिप्पणी करता रहा है। 1985 में एक मुस्लिम समुदाय की महिला को लेकर के जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, शाहबानो केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये आदेश दिया था, निर्देश दिया था सरकार को यूसीसी पे अपना जो है स्पष्ट मत रखने के लिए कहा था।
लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस पर अनुकूल कार्य करने की जगह प्रतिकूल कार्य किया। और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई अलग अलग फैसलों में टिप्पणी की है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 44 है वो महज एक आर्टिकल शो पीस बनकर रह गया है। उसे लागू करने के बारे में सरकार ने कभी क्यों नहीं सोचा है, इस तरीके की भी टिप्पणियां की हैं। अब चुनाव के बाद ये क्यों कानून बन सकता है, ये क्यों चर्चा में बात आ गई है, तो इसे भी समझने की जरूरत है। देखिए, कई ऐसे जो है इस्लामिक स्टेट्स हैं, नेशंस हैं जहां पर जो है यूसीसी लागू है। तुर्की में यदि ये लागू हो सकता है, इंडोनेशिया में लागू हो सकता है, लेबनान में लागू हो सकता है, तो फिर भारत में क्यों नहीं? तो इसी वजह से यह सवाल उठता है कि जब वहां ये यूसीसी लागू हो सकता है तो भारत में ये कानून क्यों नहीं लाया जा सकता। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये कई मौकों पे, कई रैलियों पे, कई जो है पब्लिक मीटिंग्स में ये बात कह चुके हैं कि वो तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की जो है राजनीति करना चाहते हैं। वो वोट की राजनीति के लिए जो है इस मुद्दे को पीछे नहीं छोड़ेंगे, वो यूसीसी को लागू करके रहेंगे, ऐसा उन्होंने कई बार संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि दोहरी व्यवस्था से देश नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? उनका कहना है कि भाई एक ही घर में यदि दो लोगों के लिए अलग अलग कानून हो तो फिर वो घर कैसे चलेगा, उस घर को कैसे चलाया जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने इस पर सवाल पैदा किया है। तो उनका जो संदेश है, जिस तरीके से भाजपा ने 1989 से अपने घोषणा पत्र में यूसीसी को शामिल कर रखा है, उसे एक एजेंडा बना रखा है, और 2019 के भी जो लोकसभा चुनाव थे उस दौरान भी बीजेपी ने इसे बहुत प्रमुखता के साथ रखा था। और हमने देखा कि अभी हाल ही में यूसीसी को लेकर के जिस तरीके से अमित शाह ने, गृह मंत्री ने बयान दिया था, इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि भाजपा लोकसभा के जो चुनाव है उसके बाद यूसीसी को बहुत ही मजबूती के साथ, प्रमुखता से साथ देश में ला सकती है। और वो शायद जो ये विपक्षी दल हैं जिस तरीके से, या सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी उनके हित में नहीं बल्कि उनको टारगेट करने के लिए जो है लाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी कीमत पे डरने वाली है। और चुनाव के बाद जिस तरीके से वो उसने दावा किया है, अगर उसको जो है पूर्ण बहुमत मिलता है, बम्पर बहुमत मिलता है, तो जिस तरीके से उसने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके उसकी विशेष स्थिति को खत्म कर दिया, मुझे लगता है इस मुद्दे पर भी सरकार बहुत स्पष्ट रुख के साथ बिल लेके आएगी और वन नेशन वन लॉ को इंप्लीमेंट करेगी। अब जो विपक्ष है वो तो अपना काम करता है, लेकिन आप देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि 2 विधान और 2 निशान और 2 प्रधान का कोई औचित्य नहीं होता, उसके साथ कभी भी देश नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में ये अच्छा, और ये कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बात नहीं कही थी, जो हमारे संविधान यानी भारतीय संविधान के जो निर्माता थे और जिन्हें जनक कहा जाना चाहिए, बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी समान नागरिक संहिता की जबरदस्त तरीके से वकालत की थी। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहूंगा कि उस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस दौरान क्या कहा था और क्यों उन्होंने उसका विरोध किया था, उसके पीछे उनकी क्या राजनीति थी, ये एक अलग विषय है जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जो है जिस तरीके से जो है सियासी माहौल गर्म हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये जो है भविष्य में जाकर के एक कानून बन सकता है। और ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस मुद्दे को मैं आप पर छोड़ता हूं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।